बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो आज के हम ट्यूटोरियल के अंदर डिस्कस करेंगे एक पास पेपर के क्वेश्चन को। ये वेब सिस्टम एंड टेक्नोलॉजी का कोई पास पेपर है यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा का। इसका क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप पढ़ें तो लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम इन PHP दैट वैलिडेट द फॉर्म विद फॉलोइंग फील्ड। नेम स्ट्रिंग होना चाहिए, CNIC इस फॉर्मेट में होना चाहिए, और ईमेल एड्रेस। यानी 3 फील्ड्स आपने लेनी है अपने। सबसे पहले तो HTML का पेज बनाना है जिसमें फॉर्म बनाना है, और उसमें 3 फील्ड रखनी है, एक नेम और फिर एक CNIC के लिए और एक ईमेल एड्रेस के लिए। और आपने इसकी जो वैलिडेशन करनी है वो जावास्क्रिप्ट या यूज़र एंड पे इसकी आपने वैलिडेशन नहीं करनी, क्लाइंट साइड पे नहीं करनी, बल्कि सर्वर साइड इसकी वैलिडेशन करनी है यूजिंग PHP। तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्म दिखा देता हूँ जो मैंने फॉर्म बनाया है। तो फॉर्म हम देख लेते हैं। ये फॉर्म आपको नज़र आ रहा है कि मैंने इसके अंदर देखें 3 चीज़ें तो वो हैं जो उसने कही हैं, नेम, CNIC, ईमेल, पासवर्ड। पासवर्ड एक्स्ट्रा एक फील्ड मैंने बना दी है ताकि आपको पासवर्ड की भी रेगुलर एक्सप्रेशन को समझा सकूं। रेगुलर एक्सप्रेशन वर्ड मैंने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हम PHP के अंदर जो वैलिडेशन करेंगे इन चीज़ की वो रेगुलर एक्सप्रेशन की करेंगे। और रेगुलर एक्सप्रेशन अगर आपको ऑलरेडी नॉलेज है तो फिर तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो आपको थोड़ा सा चाहिए कि उसको थोड़ा सा स्टडी कर लें। उसकी बेसिक चीज़ें को मुश्किल नहीं है, और उसको जस्ट और जस्ट आप 1-2 दिन में बेसिक चीज़ें उसकी पढ़ सकते हैं। बाकी जो चीज़ें होती हैं वो प्रैक्टिस से ही आती हैं। जैसे अभी हम देखेंगे कि नेम, CNIC वगैरह के लिए हम कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो ये देखें, जैसे ये फॉर्म बना हुआ है तो इसका मतलब है जो मैंने HTML का फॉर्म बनाया है उसमें मैंने 4 चीज़ें रखी हैं। तो अगर देखें मैं आपको HTML का फॉर्म दिखाऊं तो ये देखें मैंने यहाँ पे HTML का फॉर्म बनाया हुआ है, और इसमें यही 4 चीज़ें मैंने बना के रखी हुई हैं। जस्ट मैंने इनपुट टाइप टेक्स्ट यूज़ किया नेम के लिए, फिर CNIC के लिए, फिर ईमेल के लिए, और फिर 4th वन पासवर्ड के लिए। और फिर हमारा इनपुट टाइप सबमिट, यानी एक बटन बनेगा सबमिट का जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे सबमिट पे तो ये फॉर्म क्या होगा, सबमिट होगा। और इसके अंदर मेथड क्या है, पोस्ट है, तो पोस्ट मेथड से ये डेटा जाएगा और किस पेज पे जाएगा, validation.php। तो validation.php अगर देखें तो ये मेरा यहाँ पे बना हुआ पेज है, ठीक है, validation.php का। अब इसमें पहली लाइन जो है ये जस्ट मैंने क्योंकि मेरे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं तो हर फील्ड के लिए डिफरेंट एरर्स आ सकते हैं, तो मैंने हर फील्ड के लिए डिफरेंट एरर डिस्प्ले करने के लिए मैंने क्या लिया हुआ है, अलग से वेरिएबल लिया हुआ है। आप चाहें तो डायरेक्टली वहीं पे प्रिंट करवा सकते हैं या कोई भी मेथड एरर डिस्प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या करता हूँ कि डिस्प्ले करवा देता हूँ कि जब मैं फॉर्म को सबमिट करता हूँ तो उसकी वैल्यूज़ कैसे मेरे पास वहाँ पे जाके डिस्प्ले होती हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ये फॉर्म वैल्यू ऑलरेडी गिवन है तो आप क्या करें कि यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें तो ये देखें यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसकी वैल्यूज़ ये वाली क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ तो आप देखें ये भी हम रिमूव कर देते हैं। सबमिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे नेम में भी कुछ नहीं आया, CNIC, ईमेल, पासवर्ड वगैरह में कुछ भी नहीं आया। तो इसका मतलब है ये हमारा सही वर्क कर रहा है कि हम जब भी कोई वैल्यू इंटर करते हैं तो वो क्या करता है कि वो वैल्यूज़ PHP के हमारा जो पेज बना हुआ है validation.php उस पर सक्सेसफुली वो लेके जाता है। अब नेक्स्ट हमने देखना है, हम इसको क्या कर देते हैं, अब यहाँ पे कमेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट। अब पहली लाइन हमारी एक किस्म की ये हो गई एक्सट्रैक्ट फंक्शन है PHP का जो क्या करता है कि आपकी एरे, क्योंकि $_ पोस्ट जो है वो दरअसल एक एरे टाइप ग्लोबल वेरिएबल है जिसमें ये सारा जो फॉर्म का डेटा आ रहा है वो सारा इसी के पास होगा क्योंकि पोस्ट मेथड से आ रहा है। तो फिर हमें इस तरह यानी वैल्यू को एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर मैं एक्सट्रैक्ट का फंक्शन यूज़ करूँगा तो मैं डायरेक्ट
एज अ वेरिएबल $, नेम, $CNIC, $email डायरेक्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ। यानी जैसे यहाँ पे अगर आप देखें अभी ये रेगुलर एक्सप्रेशन को अगर आप स्किप करें तो नेम की वैलिडेशन के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले चेक किया है कि नेम की वैल्यू एम्प्टी तो नहीं है, आ रही है या एम्प्टी है। तो एम्प्टी होगी तो मुझे ये मैसेज डिस्प्ले होगा, नेम इज़ रिक्वायर्ड। तो अब इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है, $नेम यूज़ किया हुआ है। अगर मैं ये एक्सट्रैक्ट मेथड ना यूज़ करूँ तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर मुझे ये करना पड़ेगा कि यहाँ पे ये चीज़ लिखनी पड़ेगी इस तरह, ठीक है। यानी यहाँ पे इंडेक्स नेम दिया है और यहाँ पे उस $_पोस्ट यानी एक किस्म का ये हमारा एरे ग्लोबल वेरिएबल है, उसको मैंने यूज़ किया है। तो मुझे ये लिखना पड़ता अगर मैं ये एक्सट्रैक्ट फंक्शन ना यूज़ करता। तो मैंने अपनी आसानी के लिए क्या किया, एक्सट्रैक्ट फंक्शन को यूज़ कर लिया है। तो मैं फिर इजीली उन वेरिएबल के नाम को क्या कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। नेक्स्ट आप देखें कि ये सिंपल आपको समझ आ जाना चाहिए जल्दी से कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम एम्प्टी नेम को चेक कर रहे हैं, इसी तरह यहाँ पे एम्प्टी CNIC। अगर इन तमाम की वैल्यूज़ क्या हैं, एम्प्टीज़ हैं, यानी मैंने कोई वैल्यूज़ एंटर नहीं की, तो वो मुझे मैसेज क्या शो करवाएगा कि ये फ़लाँ चीज़ रिक्वायर्ड है। जैसे अगर आपको मैं ये दिखाऊँ कि इसको दोबारा सबमिट करूँ तो यहाँ पे नॉट वैलिड CNIC और ये वैसे ये मैसेज नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नहीं, आई थिंक सो हमने वैल्यूज़ दी हुई हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं। हम वैल्यूज़ रिमूव करते हैं और फिर हम चेक करते हैं, फिर हमें एरर क्या आनी चाहिए, रिक्वायर्ड का एरर आना चाहिए। देखें, नेम इज़ रिक्वायर्ड, CNIC इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड। तो ये देखें कहाँ कहाँ है, CNIC रिक्वायर्ड, नेम इज़ रिक्वायर्ड। जहाँ जहाँ एम्प्टी मैंने जस्ट सिंपल एम्प्टी का फंक्शन चेक करता है कि वेरिएबल में कोई वैल्यू है या वो एम्प्टी है। अगर तो वेरिएबल की वैल्यू एम्प्टी है तो फिर क्या मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं है, तो फिर ये मैंने किया हुआ है और एट द एंड मैंने इन्हें क्या किया हुआ है, यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। ये देखें, इन एरर्स को एट द एंड मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। नेक्स्ट ये चीज़ें बेशक भी आप कंफ्यूज ना हो इन चीज़ों से, या रहने देता हूँ, आपको समझा दूंगा। चलें, अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अब देखें कि नेक्स्ट हमने कहा कि अगर फॉर्म सबमिट हुआ है, अब आपका फॉर्म अगर सक्सेसफुली, बेशक आप इसको भी नेक्स्ट इधर ले आएँ, उधर भी रहने दें तो कोई मसला नहीं है, इधर भी इसको रख दें। तो ये है कि एक्सट्रैक्ट फंक्शन तभी चलेगा जब हमारा बटन पे क्लिक होगा, सबमिट के बटन पे क्लिक होगा। वैसे तो हम इस पेज पे तभी आएंगे जब सबमिट के बटन पे क्लिक होगा, लेकिन कोई हमारा इस पेज को डायरेक्टली भी ओपन कर सकता है, तो तब ये कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब वहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक होगी, तो तब ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये कंडीशन ट्रू होगी। अब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये एक्सट्रैक्ट का फंक्शन तो मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला हम समझते हैं इस चीज़ को, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन हमने यूज़ किया और रेगुलर एक्सप्रेशन में हम कहते क्या है कि हमारा जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से होनी चाहिए, लोअर केस लेटर A to Z या अपर केस। अब देखें, सिंपल मैं लोअर केस को अलाउ करना चाहता हूँ तो मैं A to Z लिखूँगा, ठीक है। मैं सिंपल आपको करके भी दिखा देता हूँ, जैसे मैं जस्ट A to Z करता हूँ ना, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नेम के अंदर मैं इंटर कर देता हूँ अपर केस। तो देखें यहाँ पे क्योंकि पहले तो हमने जस्ट डिजिट्स को किया हुआ था ना, तो ये देखें अगर आप समझने की कोशिश करें तो क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गई है, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रैग अंडरस्कोर मैच हमारा हर जगह यूज़ होगा। ये दरअसल मैच करवाता है कि ये जो मैंने ये चीज़ लिखी है इसके मुताबिक मेरी वैल्यू है या नहीं। सिंपल आपने प्रैग अंडरस्कोर मैच को क्या समझना है कि वो मैचिंग करवा रहा है मेरी स्ट्रिंग, जो मेरी नेम के अंदर स्ट्रिंग आ रही है ना, जो टेक्स्ट बॉक्स नेम में मैं वैल्यू दे रहा हूँ, और जो ये मैंने फॉर्मेट यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है, यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन डिफ़ाइन की हुई है, वो मेरी स्ट्रिंग को मैच करता है कि वो इसके साथ मैच हो रही है, इस पैटर्न के साथ। अगर तो इस पैटर्न के साथ मैच हो रही है तो वेल एंड गुड, वरना क्या होगा, अब जैसे
नहीं होगी, जैसे नॉट लगा हुआ है कि अगर ये मैच नहीं होती, सॉरी मैच, ये नॉट लगा हुआ है ना, प्रेग अंडरस्कोर मैच क्या करेगा, मैच करेगा। अगर ये मैच हो गई तो हमें क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, अदरवाइज फॉल्स मिलेगा। अब देखें इस सिनेरियो में हम, मेरी जो नेम की वैल्यू है, क्योंकि मैंने उसमें एक करेक्टर डब्ल्यू उसमें अपर केस में लिखा है, तो ये मैच नहीं होगी। मैच नहीं होगी तो प्रेग अंडरस्कोर मैच मुझे रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। तो नॉट उसे फॉल्स को क्या बना देगा, ट्रू। जब ट्रू बनाएगा तो ये एरर मुझे क्या हो रही है, डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब देखें मैं अगर यहाँ पे लॉ कर देता हूँ इसको अपर केस A to Z, तो ये एरर क्या हो जाएगी, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। ये देखें, क्योंकि मैंने उसे अलाउ कर दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, ये अपर केस कर देता हूँ, तो फिर मैं लोअर केस नहीं लिख सकता। ठीक है, मैं अगर यहाँ 0 to 9 कर देता हूँ तो इसका मतलब मैं डिजिट भी अलाउ कर दूंगा। अभी मैं अगर इसमें डिजिट लिखूंगा ना, जैसे मैं यहाँ पे डिजिट लिखूंगा तो अब एरर आएगी। ठीक है, डिजिट्स आर नॉट अलाउ। तो इसका मतलब है हमने जिस चीज़ को अलाउ करना है वो उस चीज़ को मैंने लिख दिया है। अब मैंने कहा है कि ये यहाँ पे स्टार लगाया हुआ है, स्टार का मतलब है कि ये एक करेक्टर भी हो सकता है या मल्टीपल करेक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी स्टार्टिंग और एंडिंग हो गई, यानी स्टार्ट पे भी हमारे A to Z होने चाहिए, यानी स्टार्ट से लेकर एंड तक हमारे लोअर केस में A to Z या अपर केस में A to Z होने चाहिए। तो इसकी आई थिंक सो आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है वो ईमेल का है, बल्कि आप बेहतर है पहले CNIC का समझ लें ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। तो अगर CNIC का आप समझें तो CNIC में अब स्टार्टिंग पे मैं क्या कहता हूँ कि स्टार्टिंग पे मैं कहता हूँ एक तो इसमें आपको पता है CNIC में जस्ट डिजिट से अलाउ होते हैं, तो हर जगह देखें तो ज़ीरो। अब यहाँ पे 0-9 का मतलब है 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकता है। अब ये जो चीज़ लिखी है ना, ये चीज़ बता रही है कि टोटल डिजिट कितने होने चाहिए, यानी पहले स्टार्टिंग पे 0 to 9 तक आप डिजिट कोई भी इंटर कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो मैक्सिमम लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 5। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एक डैश आएगा, डैश के बाद आप 0 to 9 फिर लिखेंगे और टोटल डिजिट कितने होने चाहिए, 7। बेशक आप चाहें, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पे 3 करके देखेंगे तो फिर ये आपको डैश से पहले 3 करेक्टर अलाउ करेगा, 3 से ज़्यादा लिखेंगे तो आपका एरर आएगा। फिर डैश के बाद जैसे आपको पता है कि 7 करेक्टर्स आते हैं, 7, फिर डैश आएगी, फिर डैश के बाद आपको 0 to 9 कोई भी डिजिट एंटर कर सकते हैं, लेकिन अब लास्ट डिजिट जो है उसकी लेंथ जो है वो 1 होगी। ठीक है, तो ये हमने बनाया हुआ है CNIC का। आप CNIC में इधर कोई चेंजेस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। इसमें आप देखें जस्ट 0 to 9 ही हर जगह हमने लिखा है, क्योंकि हमने जस्ट डिजिट को अलाउ करना है। अब देखें ईमेल वाले को समझें तो आपको ईमेल वाला भी समझ आ जाना चाहिए। अब देखें इसी तरह मैं CNIC वाले को भी मैच कर रहा हूँ, प्रेग अंडरस्कोर मैच, कि जो CNIC की मेरी वैल्यू आ रही है और जो मैंने पैटर्न डिफाइन किया है उसके साथ अगर तो मैच हो गई तो मुझे क्या मिलेगा, ट्रू, और नॉट फिर उसे क्या बना देगा, फॉल्स। तो फॉल्स बनाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये एरर वाला मैसेज नहीं आएगा। ठीक है, और अगर CNIC मेरा जो आ रहा है वहाँ से इस पैटर्न के साथ मैच नहीं होता तो मुझे यहाँ से प्रेग अंडरस्कोर मैच रिटर्न करेगा फॉल्स, क्योंकि मैचिंग नहीं हुई। तो मैचिंग नहीं हुई तो ये गलत हो गया, गलत हो गया तो अब फॉल्स मिला, फॉल्स को हम नॉट के साथ क्या बना देंगे, ट्रू। ट्रू जैसे ही बनेगा तो ये बॉडी चलेगी और मुझे कहेगा कि नॉट वैलिड CNIC। तो इसी तरह नेक्स्ट हम ईमेल को समझ रहे थे, तो ईमेल में भी आप देखें सबसे पहले आप के पास यानी स्टार्टिंग पे क्या आ सकता है, कोई भी A to Z करेक्टर आ सकता है या 0 to 9 डिजिट, यानी डिजिट भी अलाउ है आ सकता है, और A to Z कोई करेक्टर आ सकता है। फिर उसके बाद आपको अलाउ है, आप या तो अंडरस्कोर भी डाल सकते हैं या डैश भी डाल सकते हैं। अगर डैश अलाउ नहीं करनी तो फिर आप ये वाली जो है ये यहाँ तक क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। फिर अंडरस्कोर जस्ट आपको अलाउ होगी लेकिन डैश अलाउ नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि सबसे पहले A to Z या 0 to 9 हमारा कोई आ गया, उसके बाद हमने कहा कि अंडरस्कोर, फिर डैश, और ये लाजमी नहीं कोई एक करेक्टर होगा, ये मल्टीपल करेक्टर्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि उसके बाद फिर क्या हो सकता है, जैसे देखें ना A to Z और 0 to 9 प्रेस
करने के बाद कोई अंडरस्कोर या डैश करता है तो फिर उसके पास चॉइस है ना, सेम उसके पास चॉइस है कि वो A to Z या 0 to 9 या अंडरस्कोर या डैश फिर वो लिख सकता है। जैसे मेरा ईमेल आईडी है mwasif804, मेरा ईमेल ऐसे होता फॉर एग्जांपल mwasif_804, तो देखिए अंडरस्कोर के बाद भी तो मैं कोई डिजिट लिख रहा हूँ ना, तो ये उन डिजिट्स को या उसके बाद भी कोई करेक्टर, जैसे किसी का हो सकता है अली_कमरान, तो इस तरह लाजमी नहीं है डिजिट हों, तो इसलिए हमने अल्फ़ाबेट भी अलाउ किए हुए हैं, डिजिट भी अलाउ किए हैं, और अंडरस्कोर के बाद भी वो क्या हो सकते हैं, हमारे डिजिट या करेक्टर्स आ सकते हैं। फिर उसके बाद हमने कहा हुआ है कि क्या हो सकता है, फिर उसके बाद हमने कहा है कि यहाँ पे आ सकता है हाँ @ साइन, @ सिंबल यानी ज़रूरी है। अब उसके बाद फ़ौरन हमने क्या लिखा हुआ है, @ सिंबल के यहाँ पे क्या आएगा, @ सिंबल यानी जैसे भी आप देखें mwasif804, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मेरा कुछ कैरेक्टर्स के बाद क्या आएगा, @ सिंबल आएगा। तो ये सिंबल वो रिप्रेजेंट हो रहा है। @ सिंबल के बाद आपका क्या हो सकता है कि फिर आपका जैसे gmail.com होता है, तो जीमेल, तो इसी तरह किसी ईमेल एड्रेस में ये डिजिट्स भी आ सकते हैं, तो हमने A to Z भी अलाउ किया हुआ है, 0 to 9 भी अलाउ किया हुआ है। उसके बाद हमने कहा हुआ है कि यहाँ पे क्या आ सकता है, उसके दरमियान में डैश भी आ सकती है। अगर अलाउ करनी है तो कर दें, अगर आप कहते हैं कि नहीं होगी तो नहीं। वैसे हो सकती है कि कुछ हमारी ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जिनका जैसे जीमेल है ना, तो जी के बाद हो सकता था कि यहाँ पे डैश होती, तो फिर हमें ये भी अलाउ करनी पड़ती। उसके बाद नेक्स्ट हमने कहा कि इसके बाद क्या आएगा, हमारा डॉट का सिंबल आएगा, ठीक है। डॉट के सिंबल के बाद हमने क्या किया हुआ है, A to Z, हमने कहा अब कोई डिजिट नहीं आएगा, जस्ट A to Z, जैसे .com होता है, .info होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब एट द एंड मैंने कहा कि जो A to Z एक तो जस्ट करेक्टर्स होंगे, अल्फ़ाबेटिक करेक्टर्स होंगे, और उसकी लेंथ जो है वो 2 to 6, आप जैसे अगर जस्ट .com के लिए बना रहे हैं तो फिर आप इधर फिक्स कर देंगे 3 कर देंगे, ठीक है। 2 to 6 हमने कहा कि जैसे .info कह रहा हूँ तो .info या .edu या जैसे .pk होता है, तो 2 to 6 इसकी लेंथ नॉर्मली होती है, ठीक है। तो हमने इसलिए 2,6 लिखा हुआ है। अगर आप मतलब फिक्स करना चाहते हैं कि जस्ट .com वाली ईमेल एक्सेप्ट हो, तो फिर आप इसकी लेंथ या जिसकी 3 हो लेंथ, तो फिर 3 करेंगे। .com होगा तो फिर तो आपको A to Z नहीं लिखना चाहिए, फिर तो आपको एग्जैक्ट .com लिखना चाहिए। वरना अगर आप 3 वाले अलाउ करना चाहते हैं तो यहाँ पे फिक्स आप क्या कर देंगे, 3 कर देंगे। लास्ट वन अगर आप पासवर्ड पे आएँ तो पासवर्ड दोनों तरीक़ों से मैंने लिखा हुआ है कि आप सिंपल ये सारा कुछ जो अलग अलग लिखा हुआ है आप सेम एक ही उसमें लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पहला यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अलग अलग आपको समझा दूँ तो ऊपर तो ये कंबाइन वही चीज़ लिखी हुई है। अब नीचे अगर आप देखें तो सबसे पहले है अपर केस चेक करने के लिए कि हमारे पासवर्ड के अंदर अपर केस लेटर है या नहीं। तो यहाँ पे दरअसल हम ये दरअसल यहाँ पे चेक करने के लिए है कि हमारी जो स्ट्रिंग है उसके अंदर उसको चेक करो कि उसके अंदर कोई अपर केस लेटर है या नहीं है। तो ये अपर केस लेटर को चेक करेगा। अब लोअर केस में जस्ट हमारी चेंजेस यहाँ पे A to Z यहाँ पे क्या आ जाएगा, लोअर केस। इसी तरह सेम अगर मुझे डिजिट चेक करना है कि मेरे डिजिट भी ज़रूरी हो पासवर्ड के अंदर, तो यहाँ पे जैसे A to Z अपर केस में था, ये लोअर केस में, बाकी चीज़ें वही सेम रहेंगी क्योंकि वो चेक कर रहा है हमारी स्ट्रिंग और को कि उसके अंदर ये डिजिट या कैरेक्टर है या नहीं। तो अब यहाँ पे डिजिट चेक होगा। फिर उसके बाद आप स्पेस को चेक करना चाहते हैं तो स्पेस के लिए ये /s होता है, ठीक है। उसके बाद आप चेक करना चाहते हैं सिंबल्स को, जैसे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो ये देखें स्पेशल कैरेक्टर्स हमने सारे के सारे लिख दिए हैं कि इनमें से कुछ स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। लास्ट वन जस्ट क्या चेक कर रहा है कि ये लेंथ को चेक कर रहा है कि उसकी मिनिमम या मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम जैसे हम कहते हैं कि उसकी 8 लेंथ होनी चाहिए, तो फिर मैं क्या कर दूंगा 8 लिख दूंगा, ठीक है। 8 से ज़्यादा भी हो सकती है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 8 to क्या हो सकती है 10 हो सकती है, तो 8, 10 कर दूंगा।
तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट तो सिंपल हमने वही preg अंडरस्कोर मैच हर जगह यूज़ किया है या एम्प्टी का फंक्शन यूज़ किया है चेक करने के लिए। तो ये हमारी सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, चेक हो रही हैं। और चेक होने के बाद जस्ट अगर कोई भी एरर नहीं होगी तो ये देखें, क्योंकि स्टार्ट पे मैंने इनको एम्प्टी रखा था तमाम को, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर एरर नहीं है, सारी की सारी एम्प्टी हैं, तो फिर हम क्या करें, अगर हमारा ये सक्सेसफुली होगा तो हम जस्ट अपनी वैल्यूज़ को क्या करें कि लीगलाइज करके क्या करें, डायरेक्टली इनपुट कर देंगे। लीगलाइज करने के लिए हमने जस्ट क्या किया हुआ है, ट्रिम फंक्शन, स्ट्रिप स्लैशेस फंक्शन और HTML स्पेशल करेक्टर फंक्शंस इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। सिंपल ये फंक्शंस क्या करेंगे, हमारी वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर देंगे, रिफाइन कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसको बाकायदा तौर पर क्यूरी वगैरह एग्जीक्यूट करके डेटाबेस में जानी है तो डेटाबेस में भेज देंगे। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।